Students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture number 2 of States of Matter. तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी एंड बेसिक इंट्रोडक्शन देखा मैटर के बारे में। हमने थर्मल एनर्जी क्या है वो सीखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है वो सीखा। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में, पर्टिकुलरली गैसियस स्टेट के बारे में। तो मैंने आपको आगे क्या बताया था कि गैसियस स्टेट में जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तब जाके ये स्टेट बनता है जिसमें थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। क्लियर? ओके। तो क्या इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन, बहुत ध्यान से समझ लेना, when the molecular forces when the molecular force of attraction between particles of a matter are minimum, दिस स्टेट इज कंसिडर एज व्हाट, गैसियस स्टेट। जिसमें आपको पता है कि भाई पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट को क्या कहा जाता है, गैसियस स्टेट कहा जाता है। और एल्स ऐसा भी कह सकता हूं जो फिजिकल स्टेट की थर्मल एनर्जी मैक्सिमम हो, थर्मल एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, गैस। बहुत सारी स्पेस है, हर जगह पे घूम सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसको क्या कहते हैं हम, गैसियस स्टेट कहते हैं। अभी उसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, दे डू नॉट हैव डिफाइनाइट डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम इसे समझते हैं हम। ठीक है, तो उनके पास कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। आप जैसे ही कंटेनर में डालोगे उसका शेप वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके जैसा बन जाता है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता, एक बात बता रहा हूं। आप एक बंद कमरे के अंदर हो एंड बंद कमरे के अंदर एक बॉटल के अंदर आपने गैस भरा हुआ है। अगर आप वो गैस का ढक्कन खोल देते हो या तो गैस लीक हो रहा है, तो अभी गैस क्या करेगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। इट मीन्स अभी उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो रूम का वॉल्यूम है वो, इट मीन्स उसके पास तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होता ही नहीं है। उसके पास, गैस के पास कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता, उसको जिसमें भरते उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ रहे हो ना बात? तो इसका कोई शेप भी नहीं होता है, कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। अभी ये जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे कैन ऑक्यूपाई होल स्पेस ओपन टू देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सामने जितनी भी ओपन स्पेस है सबको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इट मीन्स पूरा रूम है, चलो मान लो बहुत बड़ा रूम है, आपने एक कंटेनर के अंदर गैस भरा था, अभी आप वो कंटेनर को खोल रहे हो तो पूरे रूम में फैल जाएगा। जितना भी बड़ा रूम है वो बड़े रूम में गैस फैल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। तो वो होल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, जो उसको ओपन मिलती है। अंडरस्टूड? क्लियर? फिर ये बात भी हमें याद रखना है, उनके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। उसका मीनिंग क्या, उसको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। मैंने आगे के लेक्चर में ही समझा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट होता है, उसे हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा दबा सकते हैं। मीन्स इतने, आप समझ सकते हो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हाई कंप्रेसिबल होता है। फिर इधर ऐसा बोला जाता है कि उसकी डेंसिटी जो होती है कैसी होगी, आप ही सोचो यार। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना यार।
तो अभी आप सोचिए वॉल्यूम इसका कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ऑफ कोर्स क्या होगी, बहुत 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 कम होगी। डेंसिटी इसकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ओके, अंडरस्टूड। फिर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही लेस होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अभी क्या, अभी देखिए कि मान लो कि एक कंटेनर हमने लिया है, समझ लेना, हाँ, उसमें ये गैस के पार्टिकल्स है, ये गैस के पार्टिकल्स है, तो ये तो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करते हैं, ये भी बताया ना मैंने। ठीक है, तो रैंडम मोशन करते, रैंडम मोशन करके वो लोग क्या करते हैं, इसके कंटेनर की दीवार पर क्या होता है, टकराते हैं, इधर जाते इधर जाते इधर जाते टकराते हैं। तो ये जो टकराते हैं, इससे इसके ऊपर एक दबाव, प्रेशर डेवलप होता है। क्या होता है, प्रेशर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया। ये पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, वो गैस का बेसिकली क्या होता है, प्रेशर होता है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की दीवार है उसके ऊपर टकराते हैं बार बार, ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर से फिर से टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया। जब में जितना टकराते हैं ये, उतना उनका प्रेशर होता है। समझ गए आप, क्लियर, ओके। ये इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दूसरी बता दूं, दे डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर। इट मीन्स ये क्या, डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर मीन्स इसका मीनिंग क्या है, सर समझाओ, हमें समझ नहीं आया। तो आप अभी आपके सामने एयर है, ठीक है, आपके सामने क्या है, एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। ठीक है, मान लो एक कंटेनर लिया है, इस साइड मैंने ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, इस साइड मैंने नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर वॉल है, सेपरेट करके रखा है। जब मैं वॉल हटा दूंगा तो क्या होगा, तो अभी दोनों जगह पे ऐसा हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल भी इधर, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम बढ़ गया। ये रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, ये रिएक्ट नहीं कर रहे, बट ये स्प्रेड हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको और ज्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाइए तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि अगर आप परफ्यूम डालते हो या तो रूम स्प्रे, चलिए रूम स्प्रे आपने डाला आपके रूम के अंदर, एयर में तो बहुत सारे गैस है, एयर में तो बहुत सारे गैस है, आपने दूसरा गैस स्प्रे किया, ठीक है, तो कोई बाहर से गेस्ट आएगा, वो भी उसको क्या करेगा, आप कह सकते हो ना, वो भी कहेगा नहीं बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि वो डिफ्यूज रैपिडली, वो फटाफट से कहीं पे भी जा सकते हैं थ्रू ईच अदर, एक दूसरे में से होके भी जा सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके, वो एक दूसरे में से इजीली पास हो सकते हैं। इन शॉर्ट ये आप याद रखिए, एक दूसरे में से इजीली पास हो सकते हैं, ये उसके मेन प्रॉपर्टीज है। फिर से बता रहा हूं, उनका कोई डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता है, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बाय द कोलिजन, ओके, एंड डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर। ठीक है, बहुत ही एक दूसरे में से बहुत ही आराम से निकल जाते हैं एंड पास हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ओके, बहुत ही आसान था। अभी हम देखते हैं पैरामीटर्स। अभी दोस्तों मेन पार्ट आ रहा है, अभी धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। पैरामीटर्स ऑफ गैसेस, तो गैस को कैसे मेजर किया जाता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली गैस के चार पैरामीटर्स है। बेसिक पैरामीटर्स की बात करें तो गैस के जनरली चार पैरामीटर्स है गैस के। पहला होता है मास, ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है प्रेशर एंड चौथा होता है टेम्परेचर। तो ये सारों के बारे में हमें पढ़ना है।
ठीक है, ओके। तो उसके चार मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं, गैस के चार मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं। इसे ऑल्सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कहा जाता है, जो है मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले मास से। तो गैस का मास कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, चलिए बताइए, कोई आइडिया गैस का मास कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो दोस्तों, गैस का मास फाइंड करने के लिए हमें कंटेनर लेना होता है, या तो कुछ भी वेसल वेसल लेना होता है। पहले इसका वेट कर दो, मान लो इसका वेट आया 10 ग्राम का, ये कंटेनर का वेट है, एम्प्टी कंटेनर। तो इसे मैं बोलूंगा एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। अभी इसके अंदर गैस भरो, इसके अंदर गैस भरो, गैस भरने के बाद उसका फिर से वेट करो। वो आ रहा है अगर 20 ग्राम, तो आपको गैस का मास मिल जाएगा, कितना होगा? 10 ग्राम होगा। सिंपल है, ऐसे फाइंड कर सकते हो, 20 - 10। ये एक बेसिक तरीका है, ये एक बेसिक तरीका है। बट गैस को अगर मेजर करना है तो हम मोल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। ओके, मोल्स ऑफ गैस, जिसे एन कहा जाता है, स्मॉल एन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आता है? मोल का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। जिसे स्मॉल एम कहते हैं, इसे कैपिटल एम कहते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर से भी अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना कि भाई आपको ऐसे बोलेंगे 2 मोल O2 गैस है, उसका मास कितना? तो O2 का मोलर मास हमें पता है 32, तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, तो ऐसे मिल जाएगा यार उसका मास, है ना आसान। ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बट बेसिकली मैंने जो बताया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जनरली मास किस में फाइंड करते हैं? तो मास का तो ऐसा यूनिट अपना क्या है भाई? किलोग्राम। तो किलोग्राम में ही फाइंड करेंगे। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें बता रहा हूं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। इसको आपको याद रखना होगा, तो याद ही होगा, इतना इजी है। तो ठीक है, तो पहला पैरामीटर खत्म हो गया। मास, मास कैसे फाइंड करते हैं, कौन से यूनिट से फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में मास पूछा हो तो ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं उसके बाद सेकंड पैरामीटर की बात करें, तो सेकंड पैरामीटर अपना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? तो दोस्तों, वॉल्यूम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया वैसे फाइंड करते हैं कि भाई इसके पास तो कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस, इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, कि भाई कोई भी कंटेनर का वॉल्यूम अपने गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो गैस वॉल्यूम गैस है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। इट मीन्स मान लो मेरे पास एक क्यूब है। ओके, मान लो मेरे पास एक क्यूब है। ओके, जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो सब 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? LBH से, ठीक है। LBH करके 1 × 1 × 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम हुआ। किसका? ये क्यूब का वॉल्यूम हुआ। तो अगर कोई गैस को क्यूब के अंदर भरा है तो गैस का भी वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि गैस का कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। उसको जो कंटेनर में भरते हैं, इट मीन्स जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो ही गैस का वॉल्यूम होता है। अगर कोई स्फेरिकल कंटेनर है तो 4/3 πr³ होगा उसका वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? बहुत ही इजी वाली बात है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अभी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो ऐसा यूनिट तो अपना वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है किसका? वॉल्यूम का, ठीक है। तो अभी मैं कुछ रिलेशंस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे वो लिख रहा हूं, वो आप याद रखना, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसकी यूज से आप बहुत सारे अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स कर सकते हो,
ठीक है, तो आप याद रखना हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 1 लीटर, ओके, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब ही होता है, लीटर में मेजर करते हैं, एमएल में मेजर करते हैं, बहुत सारे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, इतना तो पता है। ओके, एंड हमने देखा था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1000 ml इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब? इट मीन 1000 ही हुआ ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 1 डेसीमीटर क्यूब। पता हो तो प्रूव किया था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है। तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू भी मैं 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 ml है 1 लीटर, ये चारों समझ में आया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ऑलरेडी पढ़ के आए, इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, ओके, तो कैसे प्रूफ सब हमने फर्स्ट चैप्टर में कर दिया है, तो बहुत ही इजी है। अभी 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 ml इज इक्वल टू कितने लीटर हुए? तो अभी 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 ml इज इक्वल टू कितना, 1/1000। 1/1000 को 10⁻³ लीटर कह सकता हूं, तो 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर लिख दिया मैंने यार। ठीक है, अभी रहा मीटर क्यूब का क्या मामला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर होते हैं, 10⁻³ लीटर। ये भी प्रूव किया था, यस और नो? नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लेना चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 10⁻³ लीटर है तो 10⁻6 ml आएगा। ठीक है, 10⁻6 ml आएगा तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अभी 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो कितना, तो ये भी 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, तो आपको ये सारे चीजें याद रखनी होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप उसे समझ लीजिए। 1 लीटर का क्या मीनिंग होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर होते हैं, 10⁻³ लीटर होते हैं। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं एंड 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो 10⁻3 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, तो इसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। ओके बच्चों, चलिए, तो अभी वॉल्यूम तो अपना खत्म हो गया। अभी वॉल्यूम के बाद क्या आएगा, तो वॉल्यूम के बाद अपना मेन बात आता है, एंड वो आते हैं प्रेशर की बात। ओके, तो प्रेशर की बात हम क्या करेंगे, तो प्रेशर मैंने क्या बताया कि भाई जो गैस होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के ऊपर टकराते हैं एंड उससे एक प्रेशर डेवलप होता है पर यूनिट एरिया। ओके, तो वो फोर्स लगाते हैं। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं हम, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ गैस। क्लियर? ओके, एंड ये जो गैस होता है वो इक्वल लगता है, ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लेना, इक्वल प्रेशर लगता है। ऐसा जरूर नहीं कि ये वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगा, ये वॉल पे कम लगा, नहीं, इक्वल प्रेशर लगता है। क्लियर? इक्वल प्रेशर लगता है। ओके, समझ में आ गया? अभी ये तो हो गया गैस का प्रेशर, बट अभी ये कंटेनर के ऊपर समझ लेना, ये कंटेनर के ऊपर एयर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उसके भी पार्टिकल इसको बाहर से टकराते होंगे। तो वो जो एयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर दैट एक्सर्ट्स ऑन दिस कंटेनर, इट इज कंसीडर एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया कि नहीं बच्चों? जो गैस हमने अंदर भरा है उसकी वजह से अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है
उसे हम सिंपल प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। एंड वो कंटेनर के बाहर एटमोस्फियर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर इसके ऊपर लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अभी अंदर का जो प्रेशर है जिसे मैं नाम देता हूं गैसियस प्रेशर, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, गैसियस प्रेशर, को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है। वो डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। हम उसे मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं वो गैसियस प्रेशर को, गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वे। चलिए अभी प्रेशर का फॉर्मूला लिखता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये देखा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स। तो फोर्स को हम क्या, हमने क्या पढ़ा फिजिक्स में, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी यार दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर टाइम। यस और नो? ओके, तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लगा लो इधर। ओके, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर टाइम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। चलिए ये पहले क्लियर कर देते हैं, वेलोसिटी पर टाइम। क्लियर? ओके, यस और नो दोस्तों? इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन क्या होता है? आपको पता ही है ना यार, तो फिर ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डन। तो बहुत इजी है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो चलिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास का तो वैसे का वैसा, इनटू चेंज इन वेलोसिटी को मैं खाली वेलोसिटी लिख रहा हूं, अपॉन क्या आएगा, एरिया इनटू टाइम। यस और नो? ओके, क्लियर। तो इसके यूनिट हम देखें तो क्या होगा, मास का क्या होगा, किलोग्राम। ओके, चलो वेलोसिटी का भी वैल्यू अब रख देते हैं। तो मास इनटू डिस्टेंस ट्रैवल, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एरिया इनटू टाइम, नीचे आएगा तो टाइम का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर, अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, इनटू सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, यस और नो? यस और नो? क्लियर? तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि भाई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, वन न्यूटन कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन। तो भाई इसका क्या होगा, तो ये क्या बना, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना, मीटर स्क्वायर तो है ही, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डन। एंड वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मेजर करते हैं, कौन से यूनिट में, एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं। तो याद रखना वन एटमॉस्फेयर, अभी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद रखना, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्लियर। एंड वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन पास्कल होता है यार। ओके, रास्कल नहीं भाई, पास्कल होता है, पास्कल। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स सेकेंड। चलो इसका क्या होगा, किलोग्राम, चलो इसको हटाओ, एक गया, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स सेकेंड रेस टू -2। ओके, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स सेकेंड रेस टू -2 पास्कल का यूनिट हो गया। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, क्लियर। जो जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 101.325, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल है, तो इसको किलो पास्कल लिख सकते हैं, किलो पास्कल। तो अगर खाली समझ रहे हो ना, किलो का 10⁻³ होता है, समझ रहे हो कि नहीं, 1 2 3 पॉइंट मैंने इधर साइड कर दिए, एंड इधर कर दो 1.01325 इंटू 10⁻⁵
पास्कल लिख सकते हैं, और नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। तो हमेशा याद रखना 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल, इसे भूलना मत, ठीक है। तो इसे कभी भी भूलना मत, क्योंकि ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होता है पास्कल होता है। देखिए अभी मैं पूरा फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का पास्कल होता है, जो हमने देखा, ठीक है, ओके। बट अभी हम दूसरे दूसरे यूनिट में भी मेजर करते हैं। दूसरे दूसरे यूनिट कौन से एटमोस्फियरिक प्रेशर है, तो एटमोस्फियर में भी एक यूनिट है, उसमें मेजर करते हैं। फिर एक आता है mm/Hg, समझाता हूं, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये यूनिट है। mm/Hg, सेंटीमीटर ऑफ एच जी यूनिट है। फिर एक टॉर करके है, वो भी हमारा एक यूनिट है, ठीक है। तो एंड दूसरा यूनिट क्या बनता है पास्कल बनता है। तो ये चारों यूनिट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, ठीक है, ओके। ये चारों के बीच में इंटर रिलेशंस क्या है वो हमें देखना है। तो अभी मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से पहले चलो mm/Hg समझा देता हूं। एक क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसमें हम गैस भरते हैं, उसके साथ यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, पाइप में इधर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, मर्क्यूरी, एंड यहाँ पे डेटा सारे में रखे हुए होते हैं, मिलीमीटर में। तो आपने गैस भरा, गैस भरने से गैस ने इधर प्रेशर अप्लाई करेगी गैस, ओके। तो गैस जो इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी, उससे आपका ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा इधर, ओके। तो उसने कितना ऊपर गया, कितने ऊपर गया, उतना mm/Hg, उतना उसका प्रेशर का यूनिट हुआ। ऐसे मेजर करते हैं। cm सेंटीमीटर में है तो cm, ठीक है। तो अभी ये रिलेशंस में जो लिखने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mm/Hg, 760 mm/Hg इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर, टॉर भी एक यूनिट है। तो आप इन दोनों पे से क्या पता चला आपको, तो एक आपको ये पता चला ना 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm/Hg। अभी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे यार, तो 76.0 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, हुआ कि नहीं, 76.0 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, डन डन डन। फिर हम बार में भी तो मेजर करते, भूल गए बार तो, ओके, बार में भी मेजर करते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखना 0.9862 एटमोस्फियर, क्लियर, ये पुराना यूनिट है बार। 1 बार इज इक्वल टू 0.9862 एटमोस्फियर, एंड वो नियरली इक्वल टू 1 एटमोस्फियर जितना होता है, नियरली इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, नियरली इक्वल टू, आप देख सकते हो 1 बार 1 एटमोस्फियर, क्योंकि 0.9862 है इसकी वजह से, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल को उसका क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। तो अभी 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आगे ही बताया आपको 101325 पास्कल, तो इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। फिर से लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, बार बार लिख रहा हूं। 1 atmosphere is equal to 760 mm/Hg is equal to 760 torr is equal to 76.0 centimeter of Hg. 1 bar is equal to 0.9862 atmosphere, which is nearly equal to 1. Okay, and 1 atmosphere is equal to 10⁵ Pascal. बस इतना याद रखो, हो गया आपका काम। 10⁵ पास्कल, ये सारे न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, इसलिए लिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रख लेना, ओके। इसे आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। डन डन डन, चलिए, तो ये भी हो गया। अभी लास्ट पैरामीटर अपना रह रहा है, एंड वो है अपना टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, ओके। तो टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, या तो डिग्री सेल्सियस या तो डिग्री फ़ारेनहीट, बट ऐसा यूनिट तो क्या है अपना केल्विन। तो रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहीट, सारे पढ़ के आए हैं हम, ठीक है।
तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये भी पढ़ लिया है हमने। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी हमने केल्विन में क्या देखा था, तो केल्विन इज इक्वल टू क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब माइनस में, ओके, तो टेम्परेचर बिलो, ये याद रखना केल्विन क्यों आया, टेम्परेचर बिलो -273 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी रियलाइज्ड, कैन नॉट बी रियलाइज्ड। सो ये एक अलग स्केल पे गया। ओके, तो केल्विन इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली वो क्या डेटा है, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ओके, माइनस, ओके, एंड उसको हमने क्या ले लिया, जीरो केल्विन ले लिया। ओके नहीं है, ये जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन ले लिया। इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। किसको, -273.15 डिग्री सेल्सियस मीन जीरो केल्विन। आप इधर रखो, जीरो ही मिलेगा। जीरो केल्विन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अभी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या क्या होता है वो बता देता हूं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, जीरो केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस और नियरली इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो एट जीरो केल्विन पे क्या होता है, अभी मैं जो बता रहा हूं वो खाली जीरो केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बता रहा हूं। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो, गैस इज जीरो, जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है गैस की, कब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ठीक है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस, ओके, प्रेशर की भी बात करते हैं, तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज ऑल्सो जीरो, प्रेशर भी क्या हो जाता है, जीरो, एज ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीज, पूरी मॉलिक्यूलर मोशन ही बंद हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बंद हो जाएगा। तो आप देखिए टकराएगा कहाँ, वो तो कहीं पे जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो सीज हो जाती है, तो मॉलिक्यूलर मोशन जीरो, तो प्रेशर भी क्या होगा, जीरो। अभी हीट कंटेंट, तो कोई भी हीट भी नहीं रहेगी, आप -273, ठीक है, तो हीट कंटेंट ऑफ अ गैस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस भी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, कहीं पे जाएगा ही नहीं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चार एमसीक्यू में कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखना कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, हीट कंटेंट एंड वॉल्यूम, ये चारों गैस के क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अभी मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं एसटीपी की और अगर हम बात करते हैं एनटीपी की, स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या है गैस के लिए, तो प्रेशर क्या होता है, 1 एटमोस्फियर, ओके, टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, ओके, केल्विन नहीं है, 0 केल्विन मीन -273। ये उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल में दिया हो एसटीपी एनटीपी, तो एसटीपी पे प्रेशर क्या होगा, 1 एटमोस्फियर, एनटीपी पे भी प्रेशर क्या होगा, 1 एटमोस्फियर होगा, एंड टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देख लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए सारे कुछ अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। अगर इससे आगे जाना है तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू कितने बार होते हैं, ठीक है, कितने पास्कल, एमएमएचजी, सारे इंटर कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। ये आपको याद है, फिर ही हम आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां तक आप प्रिपेयर करिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, एंड समझ में आ गया है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर योर लव, केयर एंड कंसर्न। थैंक यू सो मच, आशा रख रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।